Good morning students, myself Rajan and today here I am teaching you the accounts subject. Accounts subject में 11th क्लास की अकाउंटेंसी जिसमें यूनिट नंबर है 4 GST. GST मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. लेक्चर नंबर 3. लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमने कुछ बेसिकली बातें पढ़ी थी जीएसटी की, बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को स्टडी आउट किया था जीएसटी के. और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एक जर्नल एंट्री भी करवाई थी परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड, जहां हम जीएसटी को चार्ज करके चलते थे. आज हम करेंगे सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड. कहता है सेल ऑफ गुड्स टू राम को सेल किए ₹1 lakh. श्योर जी. एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट. अब वो यहां पर लिख रहा है थ्रू बैंक थ्रू चेक लिख रहा है, चेक. श्योर जी. अब सबसे पहले आपको पता है कि सर सबसे पहले बेसिकली रूल लगाते हैं. बेसिकल रूल के बाद हम अपनी गोल्डन रूल लगाते हैं जहां बैलेंसेस को चेक करते हैं, और गोल्डन रूल के बाद हम जीएसटी की कैलकुलेशन करेंगे. श्योर. नेक्स्ट लिखा उसने, यह भी कॉन्सेप्ट रहने दो. 10% CGST एंड 10% SGST है. नॉट ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. दिस इज द CGST एंड SGST. तो चलिए जी, सेल और गुड्स, और इधर आया राम और इधर आया चेक. चेक का मतलब बैंक. चेक का मतलब क्या होता है? चेक का मतलब बैंक होता है ना. हाँ जी सर, ये आपने जर्नल एंट्री में सिखा रखी है, बुक्स ऑफ जर्नल में सिखा रखा है कि चेक का मतलब बैंक होकर चलता है. अब देखिए सेल और गुड्स में क्या कटेगा? गुड्स कट जाएगा, ये रिकॉर्ड नहीं होकर चलेगा, सेल रिकॉर्ड होकर चलेगा. चलिए जी. राम और बैंक में, सर राम और बैंक में बैंक रिकॉर्ड होकर चलेगा, राम रिकॉर्ड होकर नहीं चलेगा. गाइस ये बेसिक रूल है. आपको ये बेसिक रूल मैं इस चैप्टर में नहीं समझाऊंगा. ये बेसिक रूल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं अपनी यूनिट नंबर 3 द बुक्स ऑफ जर्नल में. मैं ये ऑलरेडी करवा चुका हूं. श्योर. बुक्स ऑफ जर्नल में मैं ऑलरेडी ये बेसिक रूल के बारे में बता चुका हूं, गोल्डन रूल के बारे में बता चुका हूं, और कुछ बहुत सारी जर्नल एंट्रीज के बारे में भी बता चुका हूं. ऑल अराउंडर जर्नल एंट्रीज के बारे में भी बता चुका हूं. श्योर जी. चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 द बुक्स ऑफ जर्नल, उसे आप जल्दी से अपनी YouTube लेक्चर्स पर देख सकते हैं. वहां पर मैंने सारी बेसिक रूल के बारे में और गोल्डन रूल के बारे में अच्छे से स्टडी करवा रखा है. सो सबसे पहले आप उन्हें देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आ पाएगा. सो मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से, प्लीज उन लेक्चर्स को ध्यान से देखिए. सो सेल और गुड्स में क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? गुड्स रिकॉर्ड नहीं होगा और सेल रिकॉर्ड होगा. राम और बैंक में राम रिकॉर्ड नहीं होता, बैंक रिकॉर्ड होकर चलता है. पर्सन का नाम रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन बैंक रिकॉर्ड होकर चलता है. कैश रिकॉर्ड होकर चलता है, लेकिन पर्सन का नाम रिकॉर्ड नहीं होता, एज कंपेयर टू दीज बोथ. श्योर जी. और सेल और गुड्स में गुड्स हमेशा रिकॉर्ड नहीं होता. अगर परचेज या सेल लिखा हो तो वो रिकॉर्ड होते हैं, गुड्स रिकॉर्ड नहीं होता. श्योर जी. और परचेज या सेल लिखी हो तो वो रिकॉर्ड होते हैं. और अगर यहां पर एसेट का नाम लिखा हो और परचेज से लिखे हो तो परचेज सेल रिकॉर्ड नहीं होते, एसेट का नाम रिकॉर्ड होता है. मतलब अगर परचेज लिखा हुआ है या सेल लिखा हुआ है, इधर गुड्स लिखा हुआ है, और अगर परचेज लिखा हुआ है और सेल लिखा हुआ है, और इधर एसेट का नाम लिखा हुआ है, इधर एसेट का नाम लिखा हुआ है, तो क्या रिकॉर्ड होगा, क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? परचेज और गुड्स में ये रिकॉर्ड होगा. श्योर जी. और परचेज सेल और एसेट में एसेट का नाम रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, और इधर ये रिकॉर्ड नहीं होगा. तो इधर रिकॉर्ड होगा गुड्स के कंपैरिजन में परचेज सेल रिकॉर्ड होगा, एसेट के कंपैरिजन में एसेट का नाम रिकॉर्ड होगा. श्योर जी. सो ये फर्स्ट रूल है और ये सेकंड रूल है. श्योर जी.
और थर्ड रूल क्या है, ये बेसिकली रूल के बारे में बात कर रहा हूं, बेसिकली रूल के नाम। कैश लिखा हो या बैंक लिखा हो और पर्सन का नाम लिखा हो, पर्सन का नेम लिखा हो, तो क्या रिकॉर्ड होता है, कैश और बैंक रिकॉर्ड होता है, पर्सन का नाम रिकॉर्ड नहीं होता। चौथा रूल है, अगर खाली कैश लिखा हो और बैंक लिखा हो और कंपैरिजन में कुछ भी ना हो, कंपैरिजन में कुछ भी ना हो, तो कैश और बैंक रिकॉर्ड होता है। श्योर जी। पांचवा है, अगर कैश लिखा हो, सॉरी, अगर पर्सन का नाम लिखा हो, पर्सन का नाम लिखा हो, कंपैरिजन में कुछ भी ना हो, तो पर्सन का नाम रिकॉर्ड होता है। ये है बेसिकली 5 रूल जो आपको फिलहाल स्टडी आउट करने हैं। अगर परचेज लिखा हो, सेल लिखा हो और गुड्स लिखा हो, तो सर परचेज सेल को रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स को रिकॉर्ड नहीं करते। अगर परचेज लिखा हो, सेल लिखा हो, एसेट का नाम लिखा हो, तो सर परचेज सेल को रिकॉर्ड नहीं करते, एसेट के नाम को रिकॉर्ड करके चलते हैं। परचेज लिखा हो, सेल लिखा हो, गुड्स लिखा हो, तो गुड्स को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन परचेज सेल को रिकॉर्ड करते हैं। अगर परचेज लिखा हो, सेल लिखा हो, एसेट का नाम लिखा हो, तो परचेज सेल कटेगा, एसेट का नाम रिकॉर्ड होगा। कैश लिखा हो, बैंक लिखा हो, पर्सन का नाम लिखा हो, पर्सन के नाम को रिकॉर्ड नहीं करना, कैश और बैंक को रिकॉर्ड करना है। कैश बैंक इंडिविजुअली लिखा हुआ है, बस उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, उसके कंपैरिजन में पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ, तो कैश बैंक रिकॉर्ड होगा। पर्सन का नाम इंडिविजुअली लिखा हुआ है, उसके कंपैरिजन में कैश और बैंक नहीं लिखा हुआ, तो पर्सन का नाम रिकॉर्ड होकर चलेगा। आप ये 5 पॉइंट नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। होप सो आपने 5 पॉइंट नोट कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में। श्योर गाइस। सो ये बेसिकली रूल है जो मैंने अपनी बुक्स ऑफ जर्नल में करवा रखे हैं। यहां पर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है इन बेसिक रूल से रिगार्डिंग, कि जिन बच्चों ने नहीं कर रखे वो बच्चे एक बार फिर से इन बेसिक रूल को रिवाइज कर ले, और जिन बच्चों ने कर रखे हैं उनके माइंड में फिर से ये दोबारा से बेसिक रूल आ जाएंगे। श्योर जी। गोल्डन रूल के बारे में तो आपको पता ही है कि गोल्डन रूल क्या होकर चलते हैं। सो यहां पर 2 चीजें आती हैं, एक आता है सेल और दूसरा आता है पर्सन का नाम नहीं आएगा, यहां पर आएगा बैंक आएगा, बैंक आएगा। यहां पर एक रूल लिखिए, यहां पर हैशटैग करके इंपॉर्टेंट रूल लिखिए जो जीएसटी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। ये रूल ना तो बेसिक रूल में आता है ना गोल्डन रूल में आता है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, वन एंड ओनली इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट रूल है। वो ये है कि अगर सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी जो भी है, वट एवर, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी है या फिर आईजीएसटी है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी है या फिर आईजीएसटी है, वो किस जगह रिकॉर्ड होगा। देखिए वो किस जगह रिकॉर्ड होगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। कहता है अगर सेल का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो इनका बैलेंस भी देखिए। कहता है अगर सेल का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो इनका बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर परचेज का बैलेंस डेबिट है, तो इनका बैलेंस भी क्या होगा, डेबिट होगा। श्योर जी। अगर सेल का बैलेंस डेबिट है, तो इनका बैलेंस भी डेबिट होगा। श्योर जी। नेक्स्ट में अगर परचेज का बैलेंस क्रेडिट है, तो इनका बैलेंस भी क्रेडिट होगा। श्योर जी। तो इनका बैलेंस भी क्रेडिट होगा। ओके। और फिलहाल एक्सपेंस का बैलेंस अगर डेबिट है, एक्सपेंस तो डेबिट ही होते हैं ना हमेशा, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट है तो ये भी डेबिट होंगे। इनकम का बैलेंस क्रेडिट है तो ये भी क्रेडिट होंगे, ये भी क्रेडिट होंगे। श्योर जी। सो ये है बेसिकली बातें। ये एक हैशटैग इंपॉर्टेंट रूल है कि जहां सेल होगी वहीं ये होंगे, जहां परचेज होगी वहीं ये होंगे, जहां सेल होगी वहीं ये होंगे, जहां परचेज होगी वहीं ये होंगे, जहां एक्सपेंस होंगे वहीं उसी बैलेंस फॉर्म में उसी साइड में इन्हीं का नाम लिखा जाएगा, और जहां इनकम होगी, जिस साइड इनकम होगी उसी साइड पर इन्हीं का नाम लिखा जाएगा। श्योर जी। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं।
नोट डाउन कर लिया? श्योर। सो नेक्स्ट मैं चलता हूं जल्दी से अपने क्वेश्चंस की तरफ कि सर ये तो था इंपॉर्टेंट रूल जो जीएसटी चैप्टर में यूज होकर चलेगा, एप्लीकेबल होकर चलेगा। आपको मैंने ये इंपॉर्टेंट रूल करवा दिया कि जिस साइड परचेज होगा, जिस साइड सेल होगा, जिस साइड इनकम होगी, जिस साइड एक्सपेंस होगा, उसी साइड हम जीएसटी की एंट्री रिकॉर्ड करके चलेंगे। चलिए जी, अब देखिए सेल क्या होती है? सर सेल होती है हमारी इनकम। ओके, इनकम कहां आती है? सर ये नॉमिनल अकाउंट में आती है। गुड। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट में आते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में आती हैं ऑल इनकम एंड गेन। रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? रूल के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट होगा। रूल के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट होगा। श्योर जी। बैंक, जब आप गुड्स को सेल करते हो तो पैसा आपके पास आता है, बैंक आपकी पेमेंट को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है ना। जब आप गुड्स को सेल करते हो तो बैंक आपकी पेमेंट को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है। तो यहां पर बैंक कौन हो गया? बैंक रिसीवर हो गया। ओके सर, ये क्या है? ये एक तरह से पर्सन है। बैंक आपका पर्सन होता है, कैश आपकी एसेट होती है, बैंक आपका पर्सन होता है। पर्सन कहां आता है? सर पर्सनल अकाउंट में आता है। गुड। इसका रूल क्या लगेगा? रूल लगेगा सर डेबिट में द रिसीवर एंड क्रेडिट में द गिवर। चलिए जी सर, और रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? रूल के अकॉर्डिंग ये डेबिट होगा। श्योर जी। अब आइए सपोज करो मैंने एज्यूम किया कि हम कहां के हैं? हम हैं हरियाणा के। चलिए जी। श्योर जी। राम को सेल किया। राम कहां का है? राम है दिल्ली का। राम है दिल्ली का। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि टैक्स कौन सा लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी लगेगा। यहां लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी डिफरेंट स्टेट हो गई ना, अनदर स्टेट हो गई, तो यहां लगेगा आईजीएसटी। देखिए जी, मैंने यहां एज्यूम किया है, सपोज करो ये क्वेश्चन में ही एक फिगर है कि हम हरियाणा के हैं और राम है दिल्ली का। तो राम दिल्ली का है। अब अनदर स्टेट हो गया, हमारी स्टेट अलग है और जिससे हम सामान बेच रहे हैं उस पर्सन की स्टेट अलग है। सर अनदर स्टेट में लगता है आईजीएसटी। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि भैया जीएसटी का कौन सा टाइप लगेगा। श्योर। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि जीएसटी का कौन सा टाइप, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, कौन सा टाइप लगेगा। तो यहां कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। सर आईजीएसटी की तो वैल्यू दे नहीं रखी हमें, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी किसके बराबर होता था? आईजीएसटी के बराबर होता था। तो 10 प्लस 10 किसके बराबर हुआ? 20। आईजीएसटी का कितना परसेंटेज हो गया? 20 हो गया। चलिए जी सर, यहां पर मतलब आईजीएसटी लगेगा। हाँ जी, ओके जी सर। चलिए हमें ये समझ में आ गया। सर आईजीएसटी का बैलेंस क्या होगा? आईजीएसटी का बैलेंस क्या होगा? देखिए सेल का बैलेंस क्या बना? क्रेडिट बना। ये तो आपको पता ही है। आईजीएसटी का बैलेंस भी क्या बनेगा? क्रेडिट बनेगा। चलिए जी सर, ये भी क्रेडिट बन गया। ओके, क्रेडिट बनने पर इसका नाम क्या होगा? यहां नाम लिखना है। क्रेडिट बनने पर इसका नाम होगा आउटपुट आईजीएसटी। देखिए गाइस, अगर ये रूल को फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। याद रखिए, जब ये क्रेडिट होता है तो आउटपुट के नाम से शो किया जाता है। श्योर। और अगर डेबिट होगा तो इनपुट के नाम से शो किया जाएगा। श्योर। डेबिट वाली एंट्रीज भी आपको करवाई जाएगी। अब आती है कैलकुलेशन की बारी। चलिए जी, इनवॉइस प्राइस कितना है? इनवॉइस प्राइस कितना है? 1 लाख रुपए। चलिए जी, आईजीएसटी कितना लगेगा इस पे? आईजीएसटी है सर 10% यानी कि 20%। तो यानी कि कितना हो गया? 20,000 हो गया। चलिए जी सर, ये है 1 लाख का 20% किया है हमने। श्योर जी। ओके सर। चलिए अब टोटल परचेज कितनी हो गई? सॉरी, टोटल सेल कितनी हो गई? टोटल सेल कितनी हो गई? 1,20,000 हो गई। श्योर जी। तो मतलब बैंक अकाउंट में कितने आए? टोटल सेल 1,20,000 हो गई। तो टोटल अमाउंट रिसीव कितनी हुई होगी? यहां टोटल सेल की जगह लिखोगे टोटल अमाउंट रिसीव कितनी हुई? 1,20,000 हुई।
ध्यान से देखिए, 1,00,000 रुपए का तो प्राइस था उसका। श्योर जी, 20,000 रुपया हमने टैक्स चार्ज किया सरकार के द्वारा, तो कस्टमर हमें कितने देकर गया सर? 1,20,000 देकर गया। यही होता है ना आपके साथ, आप शॉपिंग करने गए, 1,00,000 की शॉपिंग की आपने, 20,000 रुपीज तो उसके ऊपर टैक्स लग गया, तो आप कितनी अमाउंट पे करके आते हो? 1,20,000 रुपीज। सो आप टोटल अमाउंट कितनी पे करके आते हो? 1,20,000 रुपीज पे करके आते हो। 1,00,000 की आपने शॉपिंग की, सपोज करो आपने 1,00,000 का सामान सेल किया, उसके ऊपर 20% टैक्स लगाया, तो कस्टमर आपको कितने पैसे देकर जाएगा? 1,20,000 देकर जाएगा। चलिए जी सर, अब ये इनवॉइस प्राइस वाली अमाउंट क्या आती है सर? ये आती है सेल में। श्योर जी, ये कहाँ आएगी? सेल में। तो सेल में लिखा जाएगा 1,00,000 रुपया, क्योंकि यहाँ ना तो कोई ट्रेड डिस्काउंट है ना कोई कैश डिस्काउंट है, तो यही क्या हो गई? यही हमारी एक्चुअल सेल हो जाएगी। ना तो यहाँ कोई ट्रेड डिस्काउंट है ना कोई कैश डिस्काउंट है। जब ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, जब कैश डिस्काउंट नहीं होता, तो इनवॉइस प्राइस ही आपकी एक्चुअल सेल बन जाती है, इनवॉइस प्राइस ही आपकी एक्चुअल परचेज बन जाती है। श्योर? ओके जी, ये इनवॉइस प्राइस ही आपकी एक्चुअल सेल या एक्चुअल परचेज कहलाती है। 1,00,000 रुपए सेल में आया, आईजीएसटी में कितने आएंगे सर? 20,000 आएंगे। चलिए यहाँ लिख दीजिए 20,000 रुपए। हाँ जी सर, चलिए जी, ओके। टोटल अमाउंट रिसीव कितने की है? 1,20,000। तो बैंक ने कितने रिसीव की है? 1,20,000। यहाँ लिख दीजिए 1,20,000। चलिए बस जर्नल एंट्री कर दीजिए, सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट हम करवाते ही नहीं। तो आइए जी, बैंक डेबिट होगा, हाँ जी, आईजीएसटी क्रेडिट होगा, सेल क्रेडिट होगा। तो लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी का नाम क्या था? आउटपुट आईजीएसटी। श्योर? देखिए ध्यान से, आउटपुट आईजीएसटी है। श्योर जी? तो टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट एंड टू सेल्स अकाउंट। चलिए जी सर, अब क्या करना है सर हमें? अब हमें करनी है अमाउंट लिखनी है। सेल में आया 1,00,000 रुपया। चलिए जी सर, 1,00,000 रुपए लिख दिया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आउटपुट आईजीएसटी में लिखने हैं 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज लिख दिए। चलिए जी सर, नेक्स्ट बैंक में लिखने हैं आपको 1,20,000। तो बैंक में लिखे 1,20,000। तो यहां लिखेंगे 20,000। सो ये है आपकी सोल्ड ऑफ गुड्स की एंट्री। श्योर? जिसे आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं। नोटबुक्स में नोट डाउन कीजिए। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी क्वेश्चन में मैं कुछ चेंजेस करूंगा। जैसे मैं लिखता हूं कि हम भी दिल्ली के हैं और राम भी दिल्ली का है। चलिए जी, हम भी दिल्ली के हैं और राम भी दिल्ली का है, तो आप बताइए कौन सा टैक्स लगेगा? चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम भी दिल्ली के हैं, राम भी दिल्ली का है, तो दोनों के दोनों दिल्ली से हैं, दोनों के दोनों सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। जब हम सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी देते हैं। जब हम डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, कस्टमर और शॉपकीपर जब डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आईजीएसटी पे करते हैं। श्योर जी? डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कौन सा केस लगता है? आईजीएसटी का केस लगता है। श्योर जी? सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कौन सा केस लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का केस लगता है। चलिए सर, ये बात तो हमें पता थी, आपने बताया हमें, आपने पिछले लेक्चर में बताया था। कौन सा टैक्स लगता है? डिफरेंट स्टेट होगी तो आईजीएसटी लगेगा, सेम स्टेट होगी तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगकर चलेगा। श्योर जी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है सेम। तो यहां कौन सा लगेगा? यहां सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, यहां लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। श्योर जी? जो कि 10% है, ये 10% है और ये 10% है। श्योर जी? अब आइए चलो इसको मैं ले लेता हूं ब्लॉक में। चलिए ये मैंने बात ले ली ब्लॉक में। कहता है सोल्ड ऑफ गुड्स टू राम फॉर ₹1,00,000 एट द रेट ऑफ 10% सीजीएसटी, 10% एसजीएसटी थ्रू चेक। तो सेल आया, गुड्स आया, राम आया, चेक आया। चेक का मतलब बैंक आया। सेल और गुड्स में क्या कटेगा सर? गुड्स तो कट जाएगा, ये रिकॉर्ड नहीं होता। जब भी सेल होती है, परचेज होती है तो गुड्स रिकॉर्ड नहीं होता। तो क्या रिकॉर्ड होता है? सेल या परचेज रिकॉर्ड होती है। तो यहां सेल है, सेल रिकॉर्ड हो जाएगी।
पर्सन के नाम और बैंक कैश में क्या रिकॉर्ड होता है? बैंक और कैश रिकॉर्ड होकर चलता है, बैंक और कैश रिकॉर्ड होकर चलता है। तो यहां पर आपके सामने आया सेल। सेल क्या होती है? आपकी इनकम होती है। किस अकाउंट में आती है? नॉमिनल अकाउंट में आती है। रूल क्या लगता है? डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम। रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगी? क्रेडिट होगी। श्योर जी। बैंक क्या होगा? जब आप सेल करते हो सामान को तो बैंक आपकी पेमेंट रिसीव करता है। जब आप गुड सेल करते हो तो बैंक आपके पैसे को, आपकी अमाउंट को, आपकी मनी को रिसीव करता है ना, सेल के बदले में। हाँ जी। चलिए जी, बैंक क्या हो गया? रिसीवर हो गया। देखिए, जब आप सेल करते हो तो कस्टमर आपके बैंक में डिपॉजिट कराता है ना अमाउंट। हाँ जी, तो बैंक रिसीवर हुआ, तो बैंक क्या हो गया? रिसीवर। सर बैंक एक पर्सन होता है? हाँ जी, बैंक एक पर्सन होता है। सर ये पर्सनल अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। सर इसका रूल क्या होता है? रूल लगता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? रूल के अकॉर्डिंग ये डेबिट होगा। चलिए जी सर, आपने हमें ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। टैक्स कौन सा लगेगा? सर हम डिस्कस कर चुके हैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। चलिए जी सर, नेक्स्ट। अब देखिए सेल हमारी क्या हुई है? क्रेडिट हुई है, तो टैक्स भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब सेल क्रेडिट हो रही है तो टैक्स भी तो क्रेडिट होगा ना। हाँ जी, तो टैक्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट होने पर ये क्या बन जाता है? आउटपुट बन जाते हैं सर। यानी कि आउटपुट सीजीएसटी बन जाएगा और आउटपुट एसजीएसटी बन जाएगा। ये बात तो हमें अच्छे से पता है सर। अब जर्नल एंट्री पास करें, अभी तो पहले कैलकुलेशन करते हैं। इनवॉइस कितना था? इनवॉइस कितना था? 1 लाख रुपए का। कोई कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं, तो ये क्या बन जाएगी आपकी? यही आपकी एक्चुअल सेल बन जाती है। चलिए श्योर। सीजीएसटी कितना है? 10% है, तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। ये मैंने 1 लाख का ही 10% निकाला है। एसजीएसटी कितना है? 10% है, ये भी 10,000 हो गया। ये भी मैंने 1 लाख पर ही कैलकुलेट किया है 10%। श्योर जी। देखिए सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, वो सारे इनवॉइस प्राइस पर ही कैलकुलेट होंगे। वो सारे एक्चुअल सेल अमाउंट पर ही कैलकुलेट होंगे। श्योर जी। इन शॉर्ट इनवॉइस प्राइस पर ही कैलकुलेट होंगे। तो टोटल अमाउंट रिसीव कितनी होगी? टोटल अमाउंट रिसीव कितनी हुई हमें? सर अभी बता देते हैं, 1,20,000 हुई। चलिए जी, टोटल अमाउंट रिसीव कितनी हुई? 1,20,000। तो यहां लिखिए 1,20,000 बैंक में आए हैं। चलिए जी, सीजीएसटी 10,000 था, तो सीजीएसटी कितना है? 10,000 है। एसजीएसटी कितना है? 10,000 है। श्योर जी। इनवॉइस प्राइस में 1 लाख आया, तो 1 लाख यहां लिख दीजिए, 1 लाख यहां आया। चलिए जी, चलो जी चलो, अब जर्नल एंट्री पास करते हैं। हाँ जी, तो बैंक क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्रेडिट हो रही है और टैक्स भी क्रेडिट हो रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना लिखेंगे? हाँ जी बताइए, कितना लिख देंगे हम? कितनी अमाउंट लिखेंगे हम? अभी बता देते हैं आपको। देखिए, सेल में 1 लाख रुपए लिखो, 1 लाख रुपए सेल में लिख दिया, 10,000 रुपए यहां लिखा, 10,000 रुपए यहां लिखा, और बैंक में कितने लिखेंगे? 1,20,000, 1,20,000। चलिए, ये आपकी हो गई जर्नल एंट्री। ओके श्योर। आप अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए इसे। सो बेसिकली ये आपकी हो गई जर्नल एंट्री। चलिए जी सर,
नोट डाउन कीजिए। सो गाइस, ये थी हमारी सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जर्नल एंट्री जो हमने आपको इस चैप्टर में करवा दी है, इस लेक्चर में करवाई है, जहां हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी यूज किया, जहां हमने आईजीएसटी का यूज किया, और हमने सीखा कि जब सेम स्टेट होती है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी पे करते हैं। जब दुकानदार की यानी कि शॉपकीपर की और कस्टमर की सेम स्टेट होगी तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। जब शॉपकीपर की और कस्टमर की डिफरेंट स्टेट होंगी, अनदर स्टेट होंगी, अलग अलग स्टेट होंगी, तो आईजीएसटी पे करके चलते हैं। सो बेसिकली ये हमारा पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हमने ये बातें सीख ली। हमने ये सीख लिया कि सबसे पहले बेसिक रूल लगाते हैं, बेसिक रूल लगाया, बेसिक रूल लगाने के बाद हमने गोल्डन रूल लगाया, गोल्डन रूल लगाने के बाद हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी को चेक किया, उसका बैलेंस फिगर लगाया, सेल और परचेज के अकॉर्डिंग उसका बैलेंस फिगर लगाया, श्योर जी। फिर उसे नाम दिया कि अगर क्रेडिट है तो ये किस नाम से जानी जाएगी। फिर देन हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट निकली वो अमाउंट इसमें इंपोर्ट करी और जर्नल एंट्री को पास आउट कर दी। सो बेसिकली ये आपका फुल एंड फ्लेज कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते रहिएगा, आपकी जर्नल एंट्री नहीं गलत होंगी। दिस इज द मोस्ट इजियर कॉन्सेप्ट एवर इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री। श्योर। सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफी, यही अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।